अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया फ्रॉम थ्योरी का, तो इसमें आज जो है ना हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो नॉर्मली हम टर्मिनोलॉजी सुनते रहते हैं। उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। प्रीवियसली हमने डिस्कशन जो की थी तो वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और इसके इर्द गिर्द घूम रही थी कि किस तरीके से टोटल कॉस्ट इफेक्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से इफेक्ट होती है। आज हम देखने वाले हैं कि कॉस्ट प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन हमारे पास कैसे होगी। ठीक है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लॉन्ग रन में कैसे होगी। शॉर्ट रन में तो हमने देख लिया कि कौन कौन से इफेक्ट नजर आते हैं, किस तरीके से डायग्राम्स वर्कआउट करते हैं। तो पहली बात कहता है कि इन रीसेंट सेक्शन वी हैव ऑब्जर्व्ड टाइम एंड अगेन दैट द फर्म कैन alter its all input factors in order to expand its skills of production in long run. In the long run, there is enough time for new firm to join and existing firm to leave industry. Additionally, in long run, as the firm are not facing any fixed cost, so that cost will be same as total variable cost for the firm. Regarding cost curves, as in the short run, the gap between average total cost and average variable cost was just because of AFC, average fixed cost. And in long run, there is no reason for such gap. Resultantly, in long run, only average total cost will be used for all economic decision for a firm and as well as for industry. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम दो पर्सपेक्टिव से हर एक चीज को एनालाइज करते हैं। एक शॉर्ट रन में देखते हैं कि रिसेंट उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, एक लॉन्ग रन में हम उसको देखते हैं कि कुछ टाइम बाद उसका इफेक्ट क्या नजर आता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम बात करते हैं डिमांड की, तो इनिशियली हमारे पास डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक हो गया, जैसे ही हमारे पास जो है ना प्राइस कम होगी। अगर आप देख लें तो मार्केट में फॉर द फर्स्ट टाइम जो सेल लगती है 50% ऑफ, तो दुकानों पे भरमार होती है। अगले दिन थोड़े लोग और कम हो जाते हैं, परसों और फिर उसके बाद और फिर ऐसा ऐसा से वो एक सिचुएशन नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहता है कि जब हमने क्या किया कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जब शॉर्ट रन का जिक्र कर रहे थे तो वहां पे हमारे पास क्या थी, फिक्स्ड कॉस्ट और हमारे जो है ना एवरेज कॉस्ट। ये सारे के सारी चीजें डिफरेंट किस्म के इफेक्ट शो कर रहे थे और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारे एवरेज टोटल कॉस्ट और हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान जो है ना वो स्पेस आ रहा था। वो स्पेस क्यों आ रहा था? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास उसमें शामिल थी। लेकिन लॉन्ग रन में क्या है कि वो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास जो है ना होने के बराबर होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे तो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमारे पास जो है ना हम कहें कि यार हमारे पास जो है ना कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है या कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। क्योंकि वो हमारे पास क्या है कि इंडस्ट्रीज में हमारे पास और न्यू फॉर्म्स आ सकते हैं कम्पीट करने के लिए। ठीक है, हमारे पास जो है ना और रिसोर्सेज आ सकते हैं जिसमें हम वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। अब रिसेंटली लेट से डिमांड बढ़ गई, सडनली जो है ना एसी की डिमांड शुरू हो जाती है। तो अब रिसेंटली उसके पास जो है ना कोई फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में तो वो अरेंज कर सकता है ना कि वो अपने लिए अलग प्लांट बना ले, काम उस पर शुरू कर दे, वहाँ पे मजदूर वगैरह हायर कर ले। तो वहां पे सिचुएशन हमारे पास जो है ना लॉन्ग रन में चेंज हो जाती है। तो इसलिए कहता है कि इकोनॉमिक जितने भी डिसीजन हम फर्म और इंडस्ट्री के लिए लेंगे लॉन्ग रन में, वो हमारे सारे के सारे बेस होंगे एवरेज टोटल कॉस्ट पे, ना कि वहां पे हमें जो है ना वेरिएबल और जो है ना हमारे पास फिक्स की वजह से कोई इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है, लॉन्ग रन में ये इफेक्ट्स हमें नजर नहीं आएंगे, जस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ हमारा जिक्र चलेगा। क्योंकि लॉन्ग रन में जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें एक क्वांटिटी के साथ लेकर जाएगा। और इसलिए कहता है कि इन द लॉन्ग रन अ फर्म कैन चेंज even its fixed factors of production in order to increase its productivity, productive capacity. As the long run is the summation of couple of short runs, cost curves in long run also represents the aggregate of many short run cost curves. A firm may have a different plants, and each plant can be associated with a different scale of fixed capacity. So a firm can move from one plant to another with intention to increase its output. Eventually, the long run ATC curve will result on different short run ATC. ठीक है कि पहली बात, जैसे हमने कहा कि हमारे जब लॉन्ग रन का जिक्र करते हैं तो हमारे पास वहां पे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वेरी कर रहे होते हैं। ठीक है, वहां पे हमने कहा कि तमाम वेरिएबल्स हम वेरी करते हैं, तमाम चीजें उसको इफेक्ट करती हैं। लेकिन जैसे अब है, पहले पहले जो है ना हम कह देते हैं कि खाड़ी पे जो है ना सेल लगी। अब खाड़ी जो है ना यूनिवर्सिटी रोड पे है, तो सबको पता है कि यार यहाँ पे जो है ना सेल लगी हुई है, वो जा रहे हैं। थोड़े अरसे बाद उनको पता चलता है कि सदर में जो है ना बाकी जो है ना ब्रांड्स के ऊपर भी सेल लगी है। तो क्या हुआ फिर उसके बाद तो इफेक्ट नॉर्मल हो गया, हर जगह जो है ना वही चीज उसको नजर आ रही है। तो इसीलिए कहता है कि लॉन्ग रन में हमने क्या कहा कि हमारे पास फिक्स फैक्टर्स भी चेंज हो सकते हैं।
कैसे चेंज हो सकते हैं कि आज हमारे पास एक प्लांट हमने लगाया हुआ है, कल को हमें जरूरत पड़ रही है और हम देख रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, हमने दूसरा प्लांट भी ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो इसलिए हमने कहा कि लॉन्ग रन हमारे पास बेसिकली क्या है, कम्बिनेशन है या सम है हमारे पास डिफरेंट किस्म के शॉर्ट रन का, जो कि उसका एग्रीगेट एवरेज शो करता है। और कहता है कि फर्म जो हमारे पास होते हैं उनके जो है ना डिफरेंट किस्म के प्लांट्स होते हैं और हर एक डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन करता है। उनके अपने एक लिमिट होती है जितना वो प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्म क्या करती है, एक से दूसरे प्लांट की तरफ मूव होता है ताकि अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जब उसको जो है ना एकदम से जो है ना एक्स्ट्रा डिमांड की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगा कि वो दूसरी तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, फिर कहीं और की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। तो वो स्विचिंग करता रहेगा, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, अपने प्लांट्स को नीड के अकॉर्डिंगली जो है ना वो मूव करता जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता जाएगा, अपने प्रोडक्शन और कैपेसिटीज को वो चलाता रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि हमारे पास सिचुएशन क्या होगी कि यहाँ पे हम जो है ना लॉन्ग रन जो है ना एवरेज टोटल का कॉस्ट जो हमारे पास आती है, ठीक है, वो हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट होगी शॉर्ट रन एडीसी पे। ठीक हो गया कि हमारे पास जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व आ रही है वो हमारे पास वहां पे उस पर डिफरेंस होगा। किस तरीके से डिफरेंस होगा वो आगे जाके हम ग्राफ में देखेंगे। सो पहली बात कहता है कि इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड फर्म एवरेज टोटल कॉस्ट किस तरीके से काम करता है, क्योंकि जब हम एवरेज कॉस्ट और इस चीज को जिक्र कर रहे होते हैं, उनकी कॉस्टिंग वगैरह हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और उसके ऊपर जो है ना हम इसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि हमें डिफरेंट किस्म की चीजें जो है ना वो इफेक्ट कर रही होती है। कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर रही होती है, हम कहते हैं कि यार जहाँ पे जो है ना फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जिक्र किया कि अब जैसे हॉस्टल की मैंने एग्जांपल दी थी, तो वहां पे क्या था, हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चल रहे थे कि 20,000 50,000 रेंट था। मैंने क्या कर दिया कि जो है ना वहाँ पे पांच रूम में पांच बंदे रखे हुए थे, 50,000 मिल रहे थे, एक ब्रेक इवन पॉइंट नॉर्मल पॉइंट चल रहा था। मैंने क्वांटिटी को डबल कर दिया, वही 50,000 रुपए में जो है ना अब मैं क्या कर रहा हूँ, 50,000 के रेंट में मैं जो है ना 1 लाख कमा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने उसको क्या कर दिया, 3 लोगों को लेकर आ गया, तो वही 50,000 पे अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मजीद जो है ना तीन तीन लोग जो है ना पर रूम मैंने एडजस्ट करना शुरू कर दिया, 1,50,000 पहुंच गए। तो क्या हुआ, दैट इज इकोनॉमी ऑफ स्केल के लेस इनपुट पे ज्यादा आउटपुट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंपनीज जो है ना लॉन्ग रन में इन चीजों को देखती है और इसलिए कहता है कि द स्लोप ऑफ लॉन्ग रन ईटीसी कर्व डिपेंड्स अपॉन whether the firm is enjoying economies of scale or experiencing with this economies। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऑपोजिट क्या हुआ, डिस इकोनॉमीज। क्योंकि कि वहां पे आप जो है ना बेनिफिट हासिल नहीं करे बल्कि आपकी कॉस्ट राइज हो रही है। तो कहते हैं कि a long run ETC can go through the different stages of rise, fall or remain constant. During the phase of economies of scale, the firm average total cost in long run will fall। ठीक है कि हमारे पास जो है ना डिफरेंट किस्म के स्टेजेस चलते हैं ना, जैसे हम प्रीवियस शॉर्ट रन में देखते थे कि पहले आपके पास जो है ना स्टार्ट होता था, फिर वो जो है ना पीक होता था, फिर वो जो है ना डाउन की तरफ आना शुरू हो जाता था। तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास होता है। ठीक है, और इसलिए कहता है कि हमारे पास जो है ना फेज ऑफ इकोनॉमिक स्केल जब होगा, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी जो लॉन्ग रन पे होगी वो गिरना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लेस इनपुट पे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो कहता है कि व्हाइल इन द फेज ऑफ डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जब इसके ऑपोजिट सिचुएशन होगी, तो वहां पे हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो हमें फायदा नहीं दे रहा। वही हॉस्टल की एग्जांपल, वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब हम वहां पे कम करते जा रहे हैं, लोगों को 3 से 2, 2 से 1 पे वापस लेकर आना शुरू कर दिया, तो क्या हुई, हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट भी वापस इंक्रीज होना शुरू हो गई। कहता है एक्सेप्शनली इफ द फर्म इज नीदर एक्सपीरियंसिंग economies nor diseconomies of scale, the average total cost in long run will be flatter or horizontal। कि ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल ना डिस इकोनॉमीज, एक नॉर्मल स्मूथ सिचुएशन हमारे पास ऑप्टिमम लेवल चल रहा है, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या हो गया, फ्लैट किस्म की जो है ना हमारे पास ड्राफ्ट रहा होगा उसका। तो कहते हैं कि as a major part of our debate is occupied with economies and diseconomies of scale, so at that moment it's necessary to discuss economies and diseconomies in detail। क्या होता क्या है बेसिकली, कैसे ये चीज अचीव होती है। तो कहते हैं कि economies of scale exist when long run average cost decline as output expands। सिंपल अल्फाज में economies of scale हमारे पास क्या होता है, लेस इनपुट पे ज्यादा। तो लेस इनपुट मतलब क्या हुआ, हमारे पास एवरेज कॉस्ट हमारी कम हो रही है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट को इंक्रीज करें। जैसे मैंने आपको चाइनीज के एग्जांपल दी थी कि चाइनीज क्या कर रहे हैं कि वो जो है ना अपने मुल्क के लिए चीजें बना रहा है, तो वो कह रहा है कि 2-3 ममालिक के लिए क्यों ना बनाओ, मशीनरी तो चल रही है। जब उसकी कैपेसिटी 500 चीजें प्रोड्यूस करने की है, तो मैं 100 चीजें क्यों बना रहा हूँ, 500 बनाओ, किसी और को बेचो, मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन होगी
जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा। So कहते हैं कि here we will discuss few such benefits a firm can enjoy in long run that causes fall in cost of production for a firm, कि जिसकी वजह से जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कम हो जाती है। नंबर एक, हमारे पास स्पेशलाइज्ड लेबर अगर मौजूद होगा, अगर हमारे पास स्पेशलाइज्ड लोग मौजूद है तो हम क्या कहते हैं, इफ राइट पर्सन इज ऑन द राइट प्लेस योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज बिकॉज ही नोज दैट हाउ टू डू वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, अब एक बंदा है उसने कभी फर्नीचर चेयर बनाई नहीं और आप उसको कहते हो चेयर बना के दो, वो तो आपके रिसोर्सेज को जाया करता रहेगा। ठीक है, और तजर्बे करता रहेगा डिफरेंट किस्म के, आखिरकार जो है ना आपके इतने ज्यादा वुड जाया करने के बाद कहेगा हाँ ये देखिए मैंने चेयर बना दी। लेकिन एक एक्सपर्ट होगा वो एक ही वुड में आपके लिए क्या कर देगा, आपके लिए उससे परफेक्ट चीज बना लेगा और लेस टाइम में बना कर देगा। तो कहता है कि स्पेशलाइजेशन इन लेबर इज वेरी कॉमन इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। A small firm cannot afford a large number of workers, and several jobs are generally distributed among few workers. By doing different jobs simultaneously, the skill of workers suffer due to lack of specialization. Labor productivity increases in large firms as they adapt the division of work among the large number of workers, which cause diminishing cost for the firm. ठीक है, कि वही जो ड्रेसेस वाली एग्जांपल थी, हमने कहा कि अगर हम उसी एग्जांपल को ही ले लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना क्या था कि एक टेलर है वो क्या कर रहा है कि वो स्टिचिंग एक से करा रहा है, जो है ना दूसरा कटिंग किसी और से करा रहा है, फिर उसके बाद जो है ना पैकिंग किसी और से करा रहा है। तो जब वो स्पेशलाइज लोगों को वो काम तकसीम करेगा तो वो तेजी से होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ज्यादा लोग जो है ना उसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक ही बंदा करेगा तो टाइम उसका ज्यादा लगेगा, कॉस्ट हमारी जो है ना सेव होगी कि चलो मैं तनख्वाह एक बंदे को दे रहा हूँ, लेकिन क्या होगा काम भी प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी। अगर एक बंदे को मैं 5,000 दे रहा हूँ तो वो काम भी उसी 5,000 के हिसाब से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं जो है ना 3 बंदे हायर करता हूँ, 15,000 रुपए उनके जो है ना 5,000 हिसाब से बन रहे हैं, तो वो काम भी उतना ज्यादा तेज से करे और वो मुझे डबल प्रोडक्शन करके देंगे। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि डिवीजन ऑफ वर्क जो हम करेंगे वर्कर्स की तो उसकी कॉस्ट खुद ब खुद रिड्यूस होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो काम ज्यादा कर रहे होते हैं। Second, technological factors. A technological factor can also lead to economies of scale. In large scale operation, firm can move with highly specialized equipment as opposed to less efficient machines used in smaller firms. The productivity of installed plants frequently increase with size much faster than its cost. For example, a small printer costs more than a large one if it is used at full capacity. ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो कि अगर आप जो है ना बाय हैंड वही पुराने तरीके कार चल रहा है, ठीक है, मैं जो है ना बाय हैंड आप उसके ऊपर जो है ना कपड़ों के ऊपर कशीदाकारी कर रहे हो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर वही चीज जो है ना आप मशीन को दे दो तो मशीन उसको सेकंड्स में करके देगा। तो जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी लेकर आओगे वो आपके काम को मजीद एफिशिएंट बनाएगा, उस काम को बहुत तेजी से करेगा। जैसे हमने कहा कि एक छोटा सा प्रिंटर लगाया हुआ हो तो उसकी प्रिंटिंग में घंटा लग जाएगा जितने ज्यादा फाइल प्रिंट करते हैं, लेकिन एक बड़ा प्रिंटर मशीन मौजूद हो तो वो जो है ना फोटोकॉपी भी सेकंड में कर देगा और प्रिंटिंग भी तेजी से करेगा। बाइंग इन बल्क, buying in bulk leads to discount from sellers. If you are buying papers for your large printer being used for commercial purpose, one must offer you some discount to attract this bulk purchase. As firms are not only one input resource, they can get multiple discounts on different raw materials, supplies, and other inputs. कि हमने जब बिजनेस में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने क्या कहा था कि कंपनीज जो है ना वो क्या कर रही है कि वो जब क्वांटिटीज में ज्यादा चीज लेकर आती है तो उसको डिस्काउंट प्राइस में मिलता है, रॉ मटेरियल तो उसको चाहिए होता है। इसी तरीके से क्या होता है, अगर आप यहाँ पे मार्केट में जाते हो तो आप उसको कहते हो कि यार मुझे जो है ना एक ड्रेस लेना है तो वो आपको जो है ना ज्यादा प्राइस बताएगा। अगर आप उसको कहो कि यार मुझे 5-10 ड्रेसेस लेने हैं तो फिर वो कहेगा कि हाँ हम आपके साथ डिस्काउंट कर लेंगे, आपको थोड़ा सा कंपनसेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको उसमें फायदा होता है, आपको भी बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है कि वो ज्यादा चीजें परचेज करके लाता है तो सेलर उसको डिस्काउंट देता है, और वो जब भी उसको डिस्काउंट देता है तो क्या हुआ कि उसकी जो है ना वो प्राइसेस रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, उसकी कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो फैक्ट्री में सिर्फ एक जो है ना जैसे मैंने कहा कि प्रिंटर है तो प्रिंटर के पेजेस तो नहीं आ रहे होते बल्कि रॉ मटेरियल भी आ रहा होता है, पेजेस भी आ रहे होते हैं, बाकी स्टफ भी आ रहा होता है। तो जब वो सारे के सारे ज्यादा क्वांटिटी में उससे परचेज करते हैं तो हर एक चीज पे उसको जो है ना डिस्काउंट मिलता है और वो डिस्काउंट उसके प्राइस को रिड्यूस कर देता है। नंबर फोर्थ हमारे पास कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर लॉन्ग फर्म इज यूजुअली लो एज दे हैव easy access to capital markets and can acquire funds at more favorable rates. As large firms have frequent interaction and they maintain heavy accounts with banks, such as salary account, trading account, etc. Resultantly, they have a good bargaining position in banks to sanction loan at a more attractive interest rate, causing a greater decrease in cost of production.
कि एक बड़ी कंपनी जब क्या कर रही होती है, लोन वगैरह लेती है, तो वो लोन भी उसी कैपेसिटी का लेगा। अब एक दुकानदार है तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ का लोन लेके क्या करेगा? उसको उसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो दुकान के लिए सौदा लाएगा, तो उसको 10,000 20,000 का लोन चाहिए होगा। लेकिन जब एक फैक्ट्री होगी तो वो क्या करेगी? वो लोन भी उतना ही ज्यादा लेगी। और लोन अगर वो ले रही है तो उसके वर्कर्स भी तो वहां पे ज्यादा है ना, तो वो वर्कर्स के अकाउंट भी तो वहां पे खुलवा रहा है। कंपनी के जितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लाखों करोड़ों में जो कंपनी कमा रही है, वो कहाँ जा रहे हैं? उसी बैंक के अकाउंट में जमा हो रहे हैं। तो बैंक वालों को जो है ना फायदा ज्यादा मिल रहा होता है, तो यहाँ पे ये अब बार्गेनिंग पोजीशन में होगा और अपने टर्म्स एंड कंडीशन अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा कि उसको किस रेट पे लोन मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे जब उसको लो प्राइस पे जो है ना, या लो कॉस्ट पे जो है ना, या लो इंटरेस्ट पे उसको जो लोन मिलेगा, तो वो चीज उसको क्या करेगी? बेनिफिट प्रोवाइड करेगी और उसकी कॉस्ट को मजीद रिड्यूस कर देगी। उसके बाद हमारे पास रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस only available for large scale production units. Large scale businesses have a number of plants operational which make repairing workshops and services available at their doorstep, reducing the transportation time cost involved. कि जहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस आती है, तो जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती है, तो वहां पे वो लोग खुद आते हैं आपके लिए जो है ना, आप सारे के सारे मेंटेनेंस सब कुछ काम करके देते हैं। एक दुकानदार के लिए कौन आएगा कि उसके एक जनरेटर को ठीक करने के लिए? कोई वो उसको कहेगा यार अपना जनरेटर खुद ही उठा के ले आओ, हम वहां पे नहीं आ सकते। लेकिन एक कंपनी का जनरेटर है तो उसको पता है कि यहाँ पे एक जनरेटर से कम नहीं चली, तो 3 जनरेटर लगे हुए हैं और अच्छी खासी अमाउंट बन सकती है, यहाँ से वो अर्निंग ज्यादा कर सकता है। तो वो क्या करेगा? वो वहां पे आएगा, वो आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, और फिर जब आप इस तरीके से ज्यादा सर्विसेज लोगे, तो क्या होगा कि आपकी कॉस्ट वहां पे रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की भी कम होगी, और आपके घर पे जो है ना वो चीज मौजूद होगी जो आप खुद वहां पे भिजवाते हैं, और उसके ऊपर आपकी कॉस्ट इनकर होती है। इसके बाद कहते हैं स्टार्टअप कॉस्ट। कहता है कि जी स्टार्टअप कॉस्ट फॉर मैनी बिजनेसेस समटाइम बिकम मोर क्रूशियल। Firms have to spend a minimum budget just to start a business regardless of projected sale, such as a product development, product and packaging design, printing, etc. Such cost decrease on average as output increases. कि ज्यादातर कंपनीज के लिए जो है ना क्या हो जाता है कि स्टार्टअप एक बिजनेस को स्टार्ट करने की कॉस्ट जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि फर्म्स को क्या करना पड़ता है कि बहुत कम अमाउंट उसके पास होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, वो अपने सेल्स को तो नहीं देख रहा। ठीक है, उसको जो है ना फिर डेवलप करना, फिर मार्केटिंग, पैकेजिंग और ये चीजें करना। तो उन चीजों के लिए फिर उसको प्रॉपर प्लान करना पड़ता है कि वो अपनी इस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करे। अब वो क्या कर रहा है? प्रिंटर करा रहा है ब्रोशर्स। तब वो वहां पे चला जाता है और एक दो ब्रोशर्स जो है ना वो प्रिंट करवाता है, तो उससे उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, कब फायदा मिलेगा? जब वो ज्यादा ब्रोशर्स वगैरह तकसीम करवाएगा, तभी वो दुकान वाले क्या करेंगे? उसको ज्यादा बेनिफिट देंगे। तो जब वो इनिशियली क्या कर रहा है कि बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो वहां पे उसकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट जो है पैकेजिंग और ये जिस किस्म के खर्चे आ रहे हैं, ठीक है, ये कॉस्ट जो है ना उसकी मिनिमम होगी, क्योंकि वो क्या करेगा कि इन तमाम चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगा, और उसके ऊपर जो है ना वो अपने जो कॉस्ट होगी वो बल्क में कम करा के बेनिफिट हासिल करेगा। Cost of advertisement. Cost of advertisement and other commercial activities such as exhibition and billboard hoarding etc. decreases as output increases. कि आपके जो बिलबोर्ड और ये चीजें लगा रहे हो, तो अगर एक बिलबोर्ड लगा के आपके पास 50 जो है ना नए कस्टमर आ जाते हैं, तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रोडक्टिव बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो आप एग्जीबिशन कराते हो और एग्जीबिशन से आपके पास जो है ना ज्यादा लोग आ जाते हैं, आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, तो वो चीज आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। बजाय इसके कि आप जो है ना एक एक बंदे को वहां पे ब्रोशर तकसीम करा के कॉस्ट इनकर करो, अगर आप जो है टीवी पे ऐड और इन चीजों पे देते हो, तो रीच ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा लोगों को वो चीज अवेलेबल होगी। सो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे जो क्या करते हैं, हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने में मदद देते हैं। जहां पे बात आ जाती है हमारे पास डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की, तो कहता है कि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट व्हेन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस एज आउटपुट एक्सपेंड्स, कि जहां पे हमारे पास एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे हमारी आउटपुट इंक्रीज होता जाता है। क्यों? कहता है कि एट सम आउटपुट लेवल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर टिपिकली एग्जॉस्टेड एंड एवरेज कॉस्ट गेट अपवर्ड पुश। ठीक है, कि एक लेवल तक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हमारे पास जो है ना अचीव होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा जो है ना जो एवरेज कॉस्ट है वो दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी हॉस्टल की, तो हॉस्टल में अगर हम जो है ना क्या करते हैं कि एक कैपेसिटी होती है हर एक रूम की, कि आप कितने लोगों को वहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा एकोमोडेट करोगे तो वो एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, और हमें ऑटोमेटिकली एक न्यू जो है ना रूम या जो है ना हॉस्टल एलोकेट करना पड़ेगा।
अदरवाइज वहाँ पे हमारे ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट नहीं होंगे। इसलिए कहता है कि पहले रीजन हमारे पास जो इसको इफेक्ट करता है, जिस जो है ना इकोनॉमिक ऑफ स्केल की तरफ हमें लीड करता है, तो पहला हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन अमंग यूनिट्स। कहता है कि कोऑर्डिनेशन अमंग यूनिट्स इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्सपेंसिव एक्टिविटी। सच कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बजट टू इंस्टॉल सर्वेलेंस सिस्टम। ठीक है कि जब हम जो है ना कोऑर्डिनेशन देखना चाहते हैं, अगर हम ज्यादातर यूनिट्स वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या फिर हम जो है ना क्या करना शुरू कर देते हैं, नेबर्स इंक्रीज कर देंगे, तो क्या होगा कि उनके दरमियान कनेक्टिविटी भी तो होगी। उनके दरमियान भी जो है ना हमें क्या करना होगा, एक कम्युनिकेशन डेवलप करनी पड़ेगी या फिर हमें उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे कि हम उसके ऊपर नजर रख सके, हम उसको प्रॉपरली इवेलुएट कर सके, देख सके कि हमारा काम जो है ना ये एक्टिविटीज प्रॉपरली वर्कआउट कर रही है कि नहीं कर रही। सेकंड कहता है कि हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। समटाइम hierarchy of management creates hurdle for quick decision making due to procedure formalities as compared to small scale business operations. So many cost-effective decisions sometimes suffer by not taking decision in time. ठीक है, ज़्यादातर अगर हम देखें तो हम जो है ना स्ट्रक्चर्स वगैरह हमने डिफरेंट किस्म के पढ़े हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो वहाँ पे जो है ना हमने कहा था कि लॉन्ग हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है कि वहाँ पे हमारे पास जो है ना इतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है टास्क की कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोसेस पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या एक्सेप्टेंस उसकी जो है ना बहुत लेंथी हो जाती है। जैसे हम गवर्नमेंट में देखें तो पहले एक बंदा है उसको जो है ना साइन करेगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा, फिर हेड से जो है ना वो साइन होगा, फिर वो वापस आएगा, तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। और हमारे को जहाँ पे जो है ना हमें क्विक डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम उस तरीके से क्विक डिसीजन नहीं कर पाते और इसकी वजह से हमसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। थर्ड कहता है कि स्टाफ ओवरहेड। स्टाफ ओवरहेड इज आल्सो टेंड्स टू ग्रो मोर देन प्रोपोर्शनेटली विद आउटपुट, अगेन रेजिंग यूनिट कॉस्ट। कि अगर हम देखें हमारे पास वहाँ पे जो हमारा स्टाफ वगैरह मौजूद है, ठीक है, अब वो भी तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी स्टाफ को इंक्रीज कर दो। ठीक है, हमने जो है ना जब फिक्स का जिक्र किया था, शॉर्ट टर्म का जिक्र किया था, तो वहाँ पे हमने क्या कहा था कि हम जो है ना स्टाफ को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है ना उसको इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से जहाँ पे हमने क्या कहा कि हमारे स्टाफ की सैलरीज वगैरह आ गई हैं, या जो है ना हम क्या करना शुरू कर देते हैं, उन लोगों की तादाद बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है कि वहाँ पे हमारे जो एक चीज़ को बनाने के ऊपर खर्चा आ रहा था वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जो क्या करता है हमारे कॉस्ट को अगेन रेस करना शुरू कर देता है, तो डिस इकोनॉमीज अचीव हो जाती है। उसके बाद हमने कहा लेबर अनरेस्ट or tension prevailing among the workers due to various industrial disputes also arises during expansion period. Gradually, it starts getting difficult to coordinate among employers and employees. Such factors reduces workers' efficiency and cause increase in unit of cost. ठीक है कि जहाँ पे हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो है ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वगैरह चलते हैं, जो है ना स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं, डिफरेंट किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर उस सेक्टर में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस किस्म के जो है ना डिस्प्यूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हों और इस किस्म के मसले अराइज होना शुरू हो जाए, तो फिर हमारे जो है ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान कोऑर्डिनेशन वीक होना शुरू हो जाती है। और जब उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन वीक होना शुरू हो जाती है, तो वो गैप्स उसको क्या करते हैं, मजीद मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी होती है या वर्कर्स की एफिशिएंसी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। और जब उनकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो आपकी जो है ना जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास चार फैक्टर्स थे जिनको हमने क्या कहा कि ये हमें डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल की तरफ लीड करते हैं अगर ये एग्जिस्ट करना शुरू कर दे। अदरवाइज हम जो है ना इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम इसी चीज को ग्राफिकली देखें तो किस तरीके से हमारे पास डिपिक्ट होगा लॉन्ग रन कॉस्ट और कंबाइंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास ग्राफ पे दिखाया गया है कि हमारे पास ओरिजिन गिवन है, हमारे पास जो है ना क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू गिवन है, कॉस्ट वन कॉस्ट टू गिवन है। कॉस्ट वन पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम जा रही है और हमारी क्वांटिटी कम हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम देखें तो हमारे लॉन्ग रन एवरेज कर्व देखें तो वो स्टार्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड पे आ रहा है। स्टार्ट में जब हम एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा खर्च आएगा, लेकिन हम जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करते जाएंगे उतनी हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी कि नहीं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी वही रूम की कि एक बंदे को अकोमोडेट कर रहा हूँ तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, फिर दो को कर रहा हूँ कम हो रही है, फिर तीन को, फिर चार को, जैसे जैसे मैं जो है नंबर इंक्रीज करते जा रहा हूँ मेरी कॉस्ट रिड्यूस होती जा रही है। तो इसलिए कहता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती गई हमारे पास क्या हो गया, हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होती गई। और हमारा लॉन्ग रन एवरेज कर्व को देखें तो वो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल के मेन कोर पे बैठा हुआ है।
अगर इससे ज़्यादा भी अगर हमारे पास जो है ना वो यूनिट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए हमारे इनपुट्स, तो वो हमें फ़ायदा नहीं देंगे बल्कि वो हमारे क्या करेगा, नुकसान का सोर्स बनेगा और हमारी कॉस्ट को इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। और इसीलिए इस पॉइंट से आगे अगर हम देखें तो हमारे पास डिसइकोनॉमिज़ ऑफ स्केल अचीव होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म कर्व वापस अपने जो है ना अपवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो गया है। तो हमारी जो इनिशियली हमारी जो कॉस्ट को रिड्यूस कर चुका था, हमारे जो है ना जो इफेक्ट्स बेहतर हो चुके थे, वो सारा का सारा खत्म होना शुरू हो गया और दोबारा से हमारे जो रिटर्न्स थे वो ज़्यादा होना जो है ना वो कम होना शुरू हो गया और हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। और यही बात इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे। कहते हैं कि इन द ग्राफ अबव द एफर्म एटीसी इन लॉन्ग रन इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ रिलेटिवली फ्लैटर कॉस्ट कर्व। ठीक है कि हमारे पास फ्लैटर कॉस्ट कर्व के जरिए से लॉन्ग रन में शो किया गया है। क्यों? कहते हैं कि इट इज एक्सप्लेन विद द आउटपुट एक्स एक्सिस, दैट इज अ फर्म एक्सपेंड्स इट्स आउटपुट फ्रॉम Q1 to Q2, इट्स एवरेज कॉस्ट फॉल फ्रॉम C1 to C2। कि जैसे ही उसकी जो है ना वो क्वांटिटी उसने ज़्यादा इंक्रीज करना शुरू कर दी, उसकी कॉस्ट रिड्यूस होना शुरू हो गई। जैसे चाइना की एग्जांपल मैंने दी कि चाइना अगर वो क्या कर रहा है कि 100 यूनिट अपने मुल्क के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, तो फैक्ट्री और इंडस्ट्री तो उसकी काम कर रही है, तो उस वो अपनी फुल कैपेसिटी पे क्यों नहीं जाता? वो अपनी फुल कैपेसिटी पे जाके 500 यूनिट्स तक जाता है, तो क्या होता है, दूसरी कंट्रीज को बेचना शुरू कर देता है। तो उसकी कॉस्ट इतनी कम हो जाती है कि अगर वो फॉरेन कंट्रीज में चीज़ भी बेच रहा है तो स्टिल उसको उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, मार्जिन उसको फिर भी बहुत अच्छा मिल रहा होता है। तो इसलिए हमारी कॉस्ट रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। सो कहते हैं कि वेयर द फर्म इज एक्सपीरियंसेस द इकोनॉमीज ऑफ स्केल अप टू Q2, कि यहाँ पे जब ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे आ रहा है तो ये अपने मैक्सिमम लेवल से बेनिफिट हासिल कर रहा है। Furthermore, as firm expands its output beyond Q2, the economies of scale exhausted. Hence, here the firm is facing diseconomies of scale, which causes an increase in long run average total cost. कि यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर इसके बाद वो क्या करना शुरू करता है, अपने जो है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करना शुरू कर देगा, उसको इंक्रीज करना शुरू कर देगा, तो इसकी कॉस्ट वो जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अपने एग्जॉस्टेंट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मजीद वो बर्डन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से वो डायरेक्टली जो है ना डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा और उसकी लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एक और टर्मिनोलॉजी हमारे पास इसमें यूज होती है जिसको हम कहते हैं एनवेलप कर्व। जैसे हमने स्टार्ट में कहा कि हमारे पास जो है ना छोटे छोटे शॉर्ट रन कर्व्स भी एग्जिस्ट करते हैं लॉन्ग रन में। ठीक है कि अगर हम 4 साल 5 साल का जिक्र करते हैं कि हमारी कंपनी जो है 4 साल 5 साल में कहाँ पे होगी, तो उसके दरमियान ये जो साल 6 महीने उसके दरमियान भी तो कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये जो शॉर्ट रन के हमारे पास जो इफेक्ट नजर आ रहे हैं, हम इसको जो है ना क्या कह रहे हैं, हम इसको कहते हैं एनवेलप कर्व। कि इसमें जितने भी हमारे पास लॉन्ग रन के अंदर शॉर्ट रन कर्व्स आ जाते हैं उसको हम एनवेलप कहते हैं, एनवेलप कर्व कहते हैं। और इसी चीज को कहता है कि लॉन्ग रन एवरेज कर्व, cost curve and extension, okay, as the long run is sum of various short run. The long run cost curve is also derived from different short run cost curves. Suppose a firm is using different plants to produce a wide range of production named plant 1, plant 2, plant 3, associated with three short run cost curves as are AC short run average cost 1, short run average cost 2, short run average cost, दिया गया है कि हमारे पास जो है ना 3 रिस्पेक्टिवली। तो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना अगर एक फर्म है वो क्या करे, वो डिफरेंट किस्म के जो है ना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स में, और उनके प्लांट्स के 1 to 3 नेम अगर सेट कर देते हैं तो वो क्या कर रहा है कि शॉर्ट रन में डिफरेंट किस्म के उसके कॉस्ट कर्व बनेंगे हर एक प्लांट के अकॉर्डिंगली। तो उसका इफेक्ट कैसे नजर आएगा? कहता है कि द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज टर्म एज एनवेलप कर्व। कि जो हमारे पास जो लॉन्ग रन में एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो बनाया जाता है, ठीक है, उसको हम एनवेलप कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहते हैं कि दिस कर्व इज टिपिकली ड्रॉन ऑन द assumption that there are endless number of knots, comparing with short run average total cost, where due to fixed factors the average cost sharply falls and then rise after the optimum capacity। ठीक है कि हमारे पास इसको जो है ना क्या होता है कि assumption हम लेते हैं किस चीज़ का, हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ना एंडलेस है, ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे पास शॉर्ट टर्म जो है ना एवरेज कॉस्ट हमारे पास हर एक की डेवलप हो रही है। तो कहते हैं कि अगर हम इसको कंपैरिजन करें शॉर्ट टर्म एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ, तो कहते हैं कि वहाँ पे तो हमने क्या किया है, फैक्टर को एक को फिक्स किया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो शार्पली जो है ना डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि एंड देन राइज आफ्टर द ऑप्टिमम कैपेसिटी, और जहाँ पे हम जो है ना अपने एक मिनिमम लेवल एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो है ना क्या होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे दोबारा से हमारे पास जो है ना राइज होना शुरू हो जाती है उसकी कैपेसिटी। ठीक है। सो कहते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व कीप ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज
even after the point where SRAC increases। और कहता है कि जहाँ पे हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जिक्र करते हैं तो वो हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो है ना जो रिसोर्सेज है वो फ्लेक्सिबल है। स्टार्ट में हमने जो एजम्पशन ली थी लॉन्ग रन में, हमने क्या कहा था कि हमारे पास फैक्टर सारे के सारे वेरिएबल होंगे। शॉर्ट रन में हमारे पास जो है ना एक फैक्टर्स फिक्स होंगे, बाकी जो है ना हमारे पास लेबर जो है ना वो वेरिएबल हमने कंसिडर किया था। इसलिए कहता है कि हमारे पास जो है ना जो डिक्रीजिंग आना शुरू हो जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी रिसोर्सेज। तो कहता है कि अगर हमारे पास जो है ना शॉर्ट रन एवरेज कर्व इंक्रीज भी हो रहा हो तो हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है वो डिक्रीज होगा। कहता है कि लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल शॉर्ट रन ईटीसीज एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के हमारे पास इस पॉइंट पे जहाँ पे लाइन जो है हमारे पास टेंजेंट हो रही है यहाँ पे हमारे पास जो है ना टोटल कॉस्ट जितने भी शॉर्ट रन की होंगी वो सारे के सारे हमारे पास इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, कहता है कि द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व डू नॉट अकर एट मिनिमम पॉइंट ऑफ शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एक्सेप्ट द पॉइंट वेयर द मिनिमम एफिशिएंट स्केल इज अचीव्ड। ठीक है कि यहाँ पे हमारा फोकस इस पे नहीं है कि हम कहें कि यार मेरे पास जो देखे तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना शॉर्ट रन एवरेज कर्व को देखे तो यहाँ पे आ रहा है, इसमें बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, इसमें हमारे पास सेंटर से ऊपर आ रहा है। तो कहते हैं कि यहाँ पे हमारा पॉइंट या हमारा मेन मकसद इसके साथ नहीं है कि मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व वो मिनिमम पे चल रही हो, बल्कि मेरा फोकस मेन कहाँ पे है कि जहाँ पे मेरे पास इफिशिएंसी ज्यादा होना शुरू हो जाए। मेरा उसके साथ मेजर कंसर्न है, ना कि मेरा कंसर्न इसके साथ हो कि जहाँ पे मेरा शॉर्ट रन एवरेज कर्व वो जो है ना वो कम पे हो या मिनिमम पॉइंट पे हो। सो कहते हैं कि इफ लॉन्ग रन एटीसी इज फॉलिंग व्हेन आउटपुट इज इंक्रीजिंग, और जहाँ पे हमारे पास लॉन्ग रन को देखिए वो फॉल हो रहा है। ठीक है, और कहते हैं व्हेन आउटपुट इज इंक्रीजिंग, और आउटपुट हमारे पास जो है ना मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि क्या था हमारे पास जो है जैसे जैसे जो शॉर्ट रन पे देखें तो कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे थी, अब कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे आ गई, हमारे पास क्वांटिटी इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो कहता है कि व्हेन आउटपुट इज इंक्रीजिंग द फर्म एंड द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारे पास अचीव होगा, क्योंकि इसके बाद देखें तो कर्व हमारे पास वापस इंक्रीज हो रहा है। स्टिल यहाँ तक हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन Q3 के बाद हमारे पास उसमें फिर गुंजाइश नहीं रह पाती। कहते फॉर एग्जाम्पल डबलिंग फैक्टर इनपुट्स माइट लीड टू मोर देन डबल ऑफ द आउटपुट। Conversely, when long-run average curve eventually starts to rise, the firm experiences diseconomies। ठीक है, कहता है कि हम जो है अगर फैक्टर्स को डबल कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाएगी, हमारा बेनिफिट भी वो डबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है ना हमारे पास अपोजिट हो जाएगी, जब हमारे पास ये लॉन्ग रन एवरेज कर्व हमारा वापस अपवर्ड की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा तो हम डिसइकोनॉमीज की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी को ग्राफ पे हमारे पास जो है ना इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। हम देखें तो हमने क्या कहा कि इनवायरमेंट में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ना यहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व आ रही है डिफरेंट किस्म की, और हमारे पास मेन लाइन जो इसके दरमियान टच करती हुई जा रही है वो हमारे पास क्या है, वो हमारी लॉन्ग रन एवरेज कर्व है। तो इसी के बेसिस पे कहता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज द enveloped cover of short run cost average cost curves. The optimal scales for a plot is found at that point where the long run average cost curve is at its lowest। ठीक है कि हमारे पास क्या हुआ कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ना हमारे पास इन्वॉल्व है किस चीज़ का, ये सारे के सारे जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। और कहते हैं कि ऑप्टिमल स्केल फॉर प्लांट कहाँ पे मिलेगा हमें, जहाँ पे हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमारी वो लोवेस्ट पे होगी। शॉर्ट रन का हम जिक्र नहीं करें क्योंकि हम लॉन्ग रन पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पे हमारे पास लॉन्ग रन की जो है ना एवरेज कॉस्ट कम हो से कम होगी, ठीक है, और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा होगा, वहां पे हम जो है ना इसको कहेंगे कि हमारे पास एक ऑप्टिमल पॉइंट है। सो कहता है कि द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व आल्सो कॉल्ड प्लांट कर्व, कि ये जो हमारे पास शॉर्ट कर्व्स आ रहे हैं ठीक है इसको हम प्लांट कर्व भी कहते हैं। इन द शॉर्ट रन अ फर्म कैन ऑपरेट ऑन एनी ऑफ देम, therefore the firm increases or decreases its output by changing the amount of the variable inputs। ठीक है, कहता है कि हमारे पास जहाँ पे शॉर्ट रन में तो हमने ऑब्वियसली कहा हुआ है कि फर्म हमारे पास जो है ना किसी भी पे भी जो है ना काम कर सकती है, वन पे भी हो सकती है, SRA1 SAR2 SAR3 पे भी काम कर सकती है। लेकिन क्या है कि फर्म क्या है, therefore the firm increase or decrease the output by changing the amount of variable input, कि हमारे पास वेरिएबल इनपुट जो चेंज हो रहा है, लेबर इंक्रीज करो कम करो या ज्यादा करो, उसकी वजह से हमारी जो क्या होगी प्रोडक्शन के ऊपर आउटपुट के ऊपर फर्क पड़ेगा। वो जो है ना इसके साथ मैटर करता है, इसके साथ मैटर नहीं करता कि शॉर्ट रन एवरेज कर्व हम कौन सा यूज कर रहे हैं। सो कहते हैं कि however in long run the firm inspects each short run average total cost to find curve that allows it to produce a given level of output at a minimum cost।
कि लॉन्ग रन में फिर हम क्या करेंगे कि उसकी तरफ जाएंगे, उस पॉइंट की तरफ कि जहाँ पे हमें क्या करके देगा कि मैक्स जो है ना हमें मिनिमम हमारे पास जो है ना कॉस्ट हो और हमारा लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो। कहते हैं कि हेंस इट चूजेस बिटवीन SAC1, SAC2, SAC3, इन तीनों में से वो किसी एक को भी चूज कर सकता है। From the above figure, we can see that to generate OQ1 amount of output, the firm can choose between two SAC1, SAC2 कि अगर वो चाहता है कि यहाँ पे आया जाए, ठीक हो गया, तो फिर OQ1 O हमारे पास ये है, Q हमारे पास ये है, तो इसमें हमारे पास जो है ना इसके पास जो ऑप्शन मौजूद है वो SAC1 भी मौजूद है, ठीक है, और वो जो है ना इसकी तरफ आना चाहता है तो फिर SAC2 की तरफ आएगा जहाँ पे उसकी एवरेज कॉस्ट देखें तो मजीद रिड्यूस हो रही है। सो कहता है कि certainly the firm will choose SAC1 due to lower cost। तो पहले वो क्या करेगा SAC1 की तरफ आएगा जहां पे उसकी कॉस्ट कम है। कहता है कि similarly if firm tries to produce an output which is greater than Q1 कि वो इससे ज्यादा जो है ना प्रोड्यूस करता है but less than Q2 कि Q2 से हमारे पास कम है, लेट्स से हम इसको कहते हैं this is Q1, this is Q2, तो अगर वो जो है ना इस पे काम करना चाहता है और इससे कम काम करना चाहता है, दरम्यान में लाइक करना चाहता है कि Q1 से कम हो Q2 के पास हो, तो कहता है कि then it chooses SAC2 and SAC1 इन्वॉल्व्स हायर कॉस्ट के SAC1 इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो ज़्यादा हो गया क्योंकि इसको हम जो है ना 2, इसको 3, इसको 1, तो SAC1 पे हमारे पास कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, SAC2 पे हमारे पास कम हो रही है, और SAC3 पे देखें तो हमारे पास वहाँ पे एक एग्जॉस्शन पॉइंट तक पहुंचा हुआ है, अगर वो इसे एक्सटेंड करेगा तो कॉस्ट उसकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो कहते हैं कि ऑल्सो फॉर द आउटपुट लार्जर देन Q3 द फर्म यूजेस SAC3, इससे ज़्यादा होगा तो वो SAC3 को यूज़ करेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वो जो है ना उसको इंक्रीजिंग ट्रेंड में लेकर जाएगा उसकी कॉस्ट जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी, तो उसके लिए ऑप्टिमम पॉइंट क्या होगा कि वो यहाँ पे लाइक करे, यहाँ पे लाइक करे या यहाँ पे लाइक करे, डिपेंड्स ऑन इट्स चॉइस कि जहाँ पे उसकी कॉस्ट जो है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहता है कि समिंग अप वी कैन से दैट इन लॉन्ग रन द फर्म एम्प्लॉयज द प्लांट यील्डिंग मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट के सम अप करें तो फाइनली हमारे पास क्या चीज बात आ गई कि अगर फर्म चाहता है कि लॉन्ग रन में वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल करे और उसकी कॉस्ट मिनिमम रहे, तो वो उस पॉइंट की तरफ जाएगा, उस प्लांट की तरफ जाएगा जो प्लांट उसको क्या करके देगा कि मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम हमारे इनपुट के ऊपर हमें वो प्रोवाइड करके दे दे। तो जहाँ पे जो है ना जो प्लांट उसको जो है ना इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करके दे रहा होगा दे विल ऑप्ट फॉर दैट, जो उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करके नहीं देगा वो उस ऑप्शन को प्लांट को चूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा जो है ना आज का टॉपिक है जिसमें हमने जो है ना मेजर जो डिस्कशन की दैट वाज अबाउट द लॉन्ग रन, प्रीवियसली हमने शॉर्ट रन के ऊपर जिक्र किया था जिसमें हमने कहा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग टर्म में हमें अचीव होना शुरू हो जाता है, लेकिन एक पॉइंट तक हम जो है ना वहाँ पे जो है ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करते हैं, उससे अगर वो एक्सटेंड करना शुरू करते हैं तो फिर वहाँ पे हमारी एग्जॉशन आ जाता है और वो ब्लास्ट होके क्या हो जाता है दोबारा से डिस इकोनॉमी की तरफ हमें लीड करना शुरू कर देता है। लास्ट में वही प्रीवियस एग्जांपल हॉस्टल वाली जैसे मैंने कहा कि अगर वो क्या करता है कि 4 बंदे की कैपेसिटी है, 4 तक वो पहुंच जाता है, उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, लेकिन अब वो 5वें बंदे को एकोमोडेट करेगा तो वो यहाँ पे एकोमोडेट नहीं हो पाएगा, उन 5 बंदों के लिए वो अलग फैसिलिटीज का इंतजाम करेगा जो दोबारा से उसकी कॉस्ट को रिन्यू करके इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।